जय हिंद। अभी हम कर रहे हैं FST 9 का पेपर 1। पेपर अगर आप लेवल की बात करें तो मेरे हिसाब से मीडियम लेवल का पेपर था। इसमें आपके पास में कुछ 4 प्रॉब्लम टफ थी। एक तो 21 जो प्रॉब्लम था वो बहुत अच्छा था, वो मतलब टाइम टेकिंग था, तो इतने टाइम कम बाउंड में, मतलब इतने कम टाइम में शायद आप ना कर पाए उसे। 21 को अच्छे प्रॉब्लम में डाला जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 29 अच्छा सवाल था, 29 अच्छा है आपके पास, और 34 भी ठीक है सवाल। इसके अलावा 35 अच्छा सवाल था। तो ये 3 से 4 सवाल आपके पास में अच्छे थे, बाकी सवाल सिंपल थे। तो जैसा जेई में होता है ना, आपके पास में कुछ 3-4 सवाल थोड़ा टफ लेवल के आते हैं, ठीक ठीक लेवल के, वैसा सही है। पर जेई से थोड़ा नीचे लेवल मान सकते हैं आप। जेई जितना नहीं था, जेई में क्रिएटिव सवाल थे, इसमें कुछ क्रिएटिव ज्यादा सवाल दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप पहले सवाल को सोल्व करेंगे तो पहले सवाल में आपको क्या बोला गया कि लार्जेस्ट स्मॉलर डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट इज गिवन बाय आर। इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे ढंग से गिवन है, और आप सॉल्यूशन में देखेंगे ढंग से तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सॉल्यूशन को। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्लेनेट है, इसके अराउंड ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो ये क्या है आपके पास आर मैक्स, और ये क्या है तेरे पास आर मिनिमम। क्लियर? तो ए क्या होगा, ए होगा आर मैक्स प्लस आर मिनिमम डिवाइड बाई 2। आर मैक्स को आर बोल देते, इसको आर डैश बोल देते ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो पहला ऑप्शन मैच कर गया। बी इसने बोला बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर मैक्स आर मिनिमम। तो आर मैक्स को क्या लिखा जा सकता है, आर मैक्स लिखा जाता है ए प्लस ई, और आर मिनिमम क्या लिखा है ए माइनस ई। सही। तो ये क्या बना तेरे पास, इसको सोल्व करेगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब तुझे पता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है, 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर। तो मैच कर रहा है, तो मतलब बी ऑप्शन भी मैच कर गया। अब चलते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन थोड़ा सा ठीक सवाल है। देख, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी मैंने बताया था इलिप्टिकल पाथ में जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर होती है सर्कल में, और ए होती है किसके अंदर, इलिप्स के अंदर। इसका हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। किसके बराबर होते हैं पास, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर। इस वाले एक्सटेंट पे वी मिनिमम होगा, और यहां पे क्या होगा, वी मैक्सिमम होगा। इतना समझ में आता है, जितना दूर होता है मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो आर ज्यादा तो वी कम होगा। माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर मैक्स, इसको बोल देते हैं यहां पे दिस इज आर मैक्स। इतना सही है एक्सप्रेशन। तो यहां से तेरे पास वी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, जी एम एम डिवाइड बाय आर मैक्स माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू हाफ एम वी मिनिमम का होल स्क्वायर। ये एम 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 तेरे पास साफ हो गया। तो यहां पे अगर तू वी मिनिमम देख रहा है तो वी मिनिमम कितना आ गया तेरे पास, दिस इज ट्वाइस जी एम बाय आर मैक्स माइनस जी एम बाय 2a का रूट। ये आ गया तेरे पास वी मिनिमम। इसके सॉल्यूशन में अगर तू देखेगा तो तुझे वी मिनिमम का एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, वी मिनिमम का एक्सप्रेशन तेरे पास जी एम डिवाइड बाय 2 आर मैक्स, यही है। इस पर इसको इससे सिर्फ आर की टर्म में लिखा है ना। तो अगर आपने इसको आर की टर्म में लिखा है तो आप एक काम कीजिए, आप ए को रिप्लेस कर दीजिए। नहीं, किसकी टर्म में, एक थोड़ा देख लेके इससे मैच करवा देते हैं एग्जैक्ट। तो वी मिनिमम मेरे पास आ रहा है, तो यहां पे कितना है तेरे पास, जी एम बाहर आ गया 2 बाय आर मैक्स माइनस 1 बाय ए, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये टर्म कितनी बन जाएगी तेरे पास, 2a आर मैक्स। ठीक है, तो v मिनिमम जो बना तेरे पास में, इसको तो सोल्व करेगा तो ये कितना आएगा, जी एम 2a माइनस आर मैक्स डिवाइड बाई a इंटू में आर मैक्स। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब 2a माइनस आर मैक्स को क्या लिखा जा सकता है, ये थोड़ा देखें क्या। आर मिनिमम कितना है तेरे पास, आर मिनिमम है a माइनस ए। क्या है तेरे पास, a माइनस ए, क्या है तेरे पास आर मिनिमम। तो हम यहाँ पे और आर मैक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे। आर मैक्स की वैल्यू तो कितना है 2a, और ये कितना है a प्लस ए। तो ये टर्म क्या बन गया, a माइनस ए। तो ये टर्म क्या बन गया, a आर मिनिमम बना। तो v मिनिमम कितना है तेरे पास, v मिनिमम आ रहा है अंडर रूट जी एम आर मिनिमम डिवाइड बाई a इंटू में आर मैक्सिमम। क्लियर? सिमिलरली अगर तू v मैक्सिमम निकालेगा तो v मैक्सिमम कितना आएगा तेरे पास, जी एम आर मैक्सिमम डिवाइड बाई a इंटू में आर मिनिमम। अब इसमें ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में बोला कि इसकी वैल्यू a के बराबर टी ए इज इक्वल टी बाई आई 2 पाई रूट वी मैक्स वी मिनिमम। तो अब देख मैं थोड़ा दिखाता हूं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं ना यहां से। अब भाई साहब टाइम पीरियड कैसे निकाले, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है क्या आपको, 2 पाई
a⁴ रूट gm आता है। आप सर्कल में निकाल लीजिए, सर्कल में रेडियस होता है, यहाँ पे आपके पास a आ जाएगा। अब आप इसको पुट करके देख लीजिए, तो a इज इक्वल टू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, t की वैल्यू पुट कर दी 3/2 रूट gm डिवाइड बाई 2 पाई है, मल्टीप्लाई रूट वी मैक्स और रूट वी मिनिमम, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आर मिनिमम आर मैक्स आपके पास साफ हो जाएगा। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, दिस इज gm/a, ठीक है। तो यहां से अगर तू देखेगा तो ये इससे साफ हो गया तेरे पास, ये इससे साफ हो गया, इससे, तो इसके बराबर आ रहा है, मतलब ये सही है, मतलब ऑप्शन सी तेरे पास सही हो गया। तो इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी थी। पहली बात तो ये बात सुन ले एक मिनट, ये टोटल एनर्जी जो इलिप्स में आती है वो सर्कल में कितनी थी, -gmm/2r, जो सैटेलाइट मूव करता था -gmm/2r, यहाँ पे a आता है, क्लियर। सेम अगर टाइम पीरियड आपको निकालना हो तो टाइम पीरियड जो आपके पास में सर्कल में आता है वो आता है 2πr⁵ रूट gm, इजीली निकाला जा सकता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल ले, t 2πr/v कर ले, तो वहां पे r आता है, यहाँ पे कितना आता है आपके पास a आता है। तो अच्छा सवाल था, आपको इसे ढंग से देखना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 22 आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे ब्लॉक थे और बुलेट जा रही है, एक बार यहाँ पे सेंटर पे जाके हिट कर रही है, एक बार सेंटर थोड़ा इधर हिट कर रही है, बाकी सब आइडेंटिकल केस है, मतलब बुलेट का मास भी दोनों में सेम है, इस ब्लॉक का मास भी सेम है, इसकी स्पीड भी सेम है, सब सेम है। बस इसमें क्या, यहाँ पे जो ये हिट कर रहा है सेंटर वाली लाइन पे कर रहा है, सेंटर वाले थोड़ा अवे हिट कर रहा है। जैसे पूछा काइनेटिक एनर्जी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी k1 k2 आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आर k1 k2, इसी काइनेटिक एनर्जी k1 है, इसी काइनेटिक एनर्जी कुछ k2 है, ये वाला k1 है आपके पास में, ये काइनेटिक एनर्जी कुछ k2 है। तो आपसे पूछा कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, h की वैल्यू भी पूछी है। h क्या है, बुलेट टकराने के बाद में कितना हाइट तक रेस करेगा। तो अगर आप यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप इसमें भी लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें भी लगा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, यहाँ पे p इनिशियल उतना ही था, p फाइनल उतना ही होगा, यहाँ पे p इनिशियल उतना ही था, p फाइनल उतना ही होगा, मतलब हिट करने के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पे v नॉट होगी और यहाँ पे भी कितनी हुई तेरे पास v नॉट होगी। क्लियर है ये बात सेंटर ऑफ मास की। तो मान लो कि टकराने में कुछ v नॉट आ रही है तो इसकी जितनी होगी टकराने में उतनी इसकी होगी, पर इस पे इंपल्स इस वाले पॉइंट पे लगाते ही कुछ रोटेट भी कर जाएगा, पर ये रोटेट करेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है। इसी काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेशन, और इसमें कितनी k2 दैट इज ट्रांसलेशन तो है ही है, और उसकी वैल्यू बराबर है इसके प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी है आपके पास। तो आप क्या बोलेंगे, k2 में जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू k1। पहला तो ये सही हो गया आपके पास। दूसरा, अगर आप हाइट की बात करें तो कितनी हाइट तक रेज किया, उसके लिए किसकी वेलोसिटी चाहिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए ना, बिकॉज ओमेगा से रेज नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास में इसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट तक रेज किया तो वो दोनों में सेम होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, सेम। तो दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। नंबर 23 आपसे क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है आपके पास 2 kg, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कितना मास है आपके पास 2 kg मास है, ठीक है। इसका से ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका, कुछ u वेलोसिटी से या फिर u स्पीड से आपने इसको ऊपर फेंका। अब क्या एयर ड्रैग भी लग रहा है, तो एयर ड्रैग किस तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा एयर ड्रैग, बिकॉज एयर ड्रैग किस तरफ लगता है, आपकी स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एयर ड्रैग जाता है। अगर आप इधर जाएंगे एयर ड्रैग इधर रहेगा, अगर आप इधर जाएंगे एयर ड्रैग इधर रहेगा, ऐसा ही होता है ना। तो एयर ड्रैग नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे किसी हाइट पे जाएगा, जाके फिर ऐसे वापस नीचे आएगा, सेम लाइन पे आएगा, पर मैंने डिफरेंट दिखाया ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए। यहाँ पे जब आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी बोल दी आपको, बोला कि ये v वेलोसिटी से वापस आता है, इसकी वेलोसिटी कुछ v है, ऐसा आपने सवाल में बोल दिया। अब जब नीचे आ रहा है, ये तो आपके पास ऊपर जाते वक्त का टाइम हो गया, जैसे एसेंट बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, डिसेंट बोल देते हैं। ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा है, इस तरीके का केस आपने बना दिया। अच्छा, इसमें जो एयर ड्रैग लग रहा होगा किस तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा एयर ड्रैग, और इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, और एयर ड्रैग की जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो फोर्स कितना है 10 न्यूटन। तो एयर ड्रैग की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा जो आपके पास में, जिसको आप बोल सकते हैं कि जो ड्रैग एक्सीलरेशन हो गया आपके पास है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फोर्स 10 न्यूटन है एयर ड्रैग का और मास 2 kg है। तो जब ये ऊपर जा रहा है दोस्त, तब नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना है, जी इफेक्टिव किसके टाइम में, जी इफेक्टिव आपके पास में किस टाइम, एसेंट के टाइम में, तो वो कितना हो जाएगा, ग्रेविटी प्लस ये, तो टोटल 15 हो गया। अच्छा, और जब ये आपके पास नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो उस टाइम पे जी इफेक्टिव कितना हो गया आपके पास, जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव आपके पास जो डिसेंट के टाइम पे हो गया, नीचे की तरफ जी, ऊपर की तरफ 5, तो कितना है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया, रेशंस पूछा गया t1 t2 की वैल्यू, और इसका जो टाइम बोला गया ऊपर जाने का टाइम वो t2 है, नीचे आने का t1 है। यहाँ पे डिफरेंट टाइम होगा ना, बिकॉज एक्सीलरेशन डिफरेंट है आपके पास। तो अगर आप देखेंगे तो u को लिखा जा सकता है u इज इक्वल टू 15 इंटू में t2, एक्शन का टाइम क्या है आपके पास
T1 है इसका नाम, ये T1 है आपके पास और ये T2 है, सॉरी। तो U इज इक्वल टू 15 T2 लिखा जा सकता है। V को क्या लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू 5 इंटू में T2, ये T1 ये T2। आपसे पूछा गया T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 अगर आप देखेंगे T2 बाई T1 तो यह है 5T2 डिवाइड बाई 15T1 इज इक्वल टू V बाई यू। तो यहां से आपके पास जो T2 बाई T1 आया, T2 बाई T1 वो कितना आ रहा है आपके पास 3V बाई यू, ठीक है। T2 बाई T1 आ रहा है 3V बाई यू, ठीक। अब अगर आप बात करेंगे, एक तो ये पूछा गया पर मैच नहीं कर रहा, ना A से मैच कर रहा है ना B से मैच कर रहा है। फिर आपसे एक और केस में देखते हैं कि जितना मान लो ये वाली हाइट कुछ h होगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना थर्ड इक्वेशन से, h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो हाफ और एक्सटेंशन कितना हो गया आपके पास 15 इंटू में कितना है आपके पास T1 स्क्वायर, ठीक। हमने इसको उल्टा माना, मतलब ये ऊपर जाते हुए नाम मान के, क्योंकि मान लो जैसे जितना टाइम, जैसे जी फैक्टर 15 है तो ऐसे आपने फेंका तो ऊपर जाएगा तो T1 टाइम लगेगा। मान लो उसका उल्टा मान लो कि नीचे आ रहा है 15 से, तो उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, तो उल्टा मान के किया है, इसलिए इसकी वजह से U0 माना है मैंने ना। और दूसरा केस में देखेंगे तो h इज इक्वल टू हाफ, ए कितना आपके पास 5 इंटू में T2 स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ रहा है 1 इज इक्वल टू दिस इज 3T1 स्क्वायर डिवाइड बाय T2 स्क्वायर। तो अगर कितना गया T2 बाई T1 की जो वैल्यू है T2 बाई T1 वो कितना आ गया √3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया इसमें, सिर्फ ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो आपसे ये बोला गया कि A जो डीके हो रहा है वो पैरेलल डीके है, P में भी हो रहा है, Q में भी हो रहा है, B सिर्फ Q में हो रहा है, और T इज इक्वल टू 0 पे इसके भी n नोट थे और इसके भी n नोट थे। अब आपसे कुछ वैल्यूज पूछी गई, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या लिखे dNA बाई dt, dNA बाई dt किसके बराबर आएगा आपके पास लैम्डा इंटू में n नोट इसकी वजह से, प्लस आपके पास आएगा दिस विल बी 2 लैम्डा इंटू में n नोट। ये आपके पास में किसी भी टाइम पे जो आपके पास इसको NA कर दो, किसी भी जनरल टाइम के लिए हमने लिख दिया ना, ऐसे जनरल टाइम के लिए आपके पास आता है, तो यहां से किसके बराबर आएगा 3 लैम्डा NA के बराबर आया। तो यहां से अगर आप NA देखेंगे तो NA का एक्सप्रेशन कितना आता है n नोट e टू द पावर 3 लैम्डा इंटू में t, ये NA आएगा आपके पास। सिमिलरली अगर आप NB चेक करेंगे तो NB भी यही एक्सप्रेशन बनेगा, तो NB कितना आएगा आपके पास, NB आएगा n नोट e टू द पावर -3 लैम्डा इंटू में t। ऐसे ही करते थे ना, आपको अगर याद होगा, अगर किसी भी इक्वेशन जैसे कोई आपके लैम्डा डी से डीके हो रहा है कोई, तो क्या इक्वेशन आती है n इज इक्वल टू n नोट e टू पावर -लैम्डा t, ये लिखते थे और इसी से हमने ये किया है। तो ये NB NA इसके बराबर आ रहा है, मतलब A ऑप्शन सही हो गया। अब आपसे बोला गया NP और NQ की वैल्यू कितनी कितनी है, तो हमने NP लिखा, NP की वैल्यू कितनी होगी आपके पास। तो यार हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने थे आपके पास n नोट, A के अंदर कितने डीके हो गए, इतने डीके हो गए, टोटल इतने डीके हो, मतलब इतने n नोट माइनस n नोट, दिस नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, किसी टी टाइम में इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियर इस A के डीके हुए होंगे, तो इसमें कितने गए होंगे, इसमें कितने गए होंगे, हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आप P में देख रहे होंगे तो किसी टाइम पे NP कितना होगा, तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके हुए हैं उसके 2/3 पार्ट, 2/3 ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके किसके, A के, वो किसके बराबर होंगे, NP के बराबर होंगे। अगर आप NQ देखेंगे तो NQ कितना होगा आपके पास, इस वाले से देख रहा हूं ना मैं सिर्फ इससे, तो वो कितना होगा आपके पास 1/3 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके ऑफ A। सही है ये बात। तो यहां से आपके पास NP तो आ जाएगा 2/3 n नोट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और NQ कितना आ जाएगा आपके पास, इस वाली इक्वेशन से जो NQ आएगा वो इसका 1/3 हो जाएगा, 1/3 n नोट e टू पावर माइनस 3 लैम्डा t, प्लस इसकी वजह से भी आपके Q में डिके हो रहे हैं ना, तो प्लस Q के अंदर एक और टर्म आ जाएगी आपके पास में, वो इस दूसरे वाले की वजह से आएगी, वो कितना आएगा, वो इतना ही आएगा n नोट माइनस n नोट e टू द पावर माइनस 3 लैम्डा t। अब आप मैच करवा लीजिए क्या सही सही बैठ रहा है यहाँ पे आपके पास। तो ये एक्सप्रेशन तो कितना बन गया आपके पास, ये तो बन गया 4/3 n नोट e टू द पावर माइनस, ये तो आपके NQ हो गया, ठीक है। ये वाला तो लिखा मैंने इस वाले की वजह से ना, और ये वाला जो टर्म लिखी है वो इस वाले की वजह से लिखी है, ठीक है। तो NQ तो इतना बन गया आपके पास, NQ n नोट माइनस आएगा ना ये आपके पास, NQ 4/3 ब्रैकेट n नोट
एन नॉट ई टू द पावर माइनस 3 लैम्डा टी। ये तो एन क्यू आ गया और एन पी आपके पास ये आ गया। अब आप रिलेशन देख लीजिए, तो ट्वाइस ऑफ एन पी इज इक्वल टू 4 एन नॉट बाई 3। तो डी ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है। इस दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसके ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। प्रॉब्लम नंबर 25 हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। 48 वोल्ट की बैटरी, ये 1200 किलो मेगा में लिखा हुआ था, मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको। ये 600 किलो, ये कैपेसिटर कितने का 2.5 माइक्रोफैराड। पहले ऑप्शन में क्या पूछा गया, द इनिशियल बैटरी करंट इमीडिएटली आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड। इस स्विच को बंद करते ही क्या होगा। अगर आप इस स्विच को बंद करेंगे तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो हम t इक्वल 0 पे कैपेसिटर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो करंट कितना आएगा उस इंस्टेंट पे, करंट आएगा 48 डिवाइड बाई 1200 और यहाँ पे 1000 आ गया किलो की वजह से, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 4 और ये क्या बन गया 4 बाई 10 टू द पावर 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको 40 माइक्रो एम्पियर की टर्म में लिखा है, तो सही हो गया। ए ऑप्शन तो सही बैठ गया। बी में देखते हैं बैटरी करंट लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज। लंबे टाइम के बाद में क्या होगा, लंबे टाइम बाद में कैपेसिटर तो मतलब फुली चार्ज हो जाएगा, तो इससे करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। तो अगर आप ये तो है एट टी इज इक्वल टू 0, फिर अगर आप बात करेंगे एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो आई आएगा 48 डिवाइड बाय ये कितना है आपके पास 1800 और ये फिर 1000 आ गया किलो की वजह से, ठीक है। और तो ये कितना बनाया हमने, दिस विल बिकम नो दिस इज 24, ठीक है। 8 बाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5, इसमें क्या लिखा जा सकता है 80 बाई 3 माइक्रो एम्पियर लिखा जा सकता है, मतलब बी ऑप्शन भी सही हो गया। टाइम आफ्टर विच द करंट थ्रू कैपेसिटर विल बिकम हाफ। तो इसकी इक्वेशन कितनी होगी करंट की, कैपेसिटर जो करंट था वो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। क्लियर। टाउ की वैल्यू कितनी है आपके पास आर इंटू में सी, तो आर की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, टाउ की वैल्यू निकालते हैं पहले ना। तो C तो हो गया आपके पास 2.5 इंटू में 10 टू पावर माइनस 6। इसका R कैसे निकालते हैं, इसको शॉर्ट कर देंगे, फिर इसका RA भी निकालेंगे, तो वो आपके पास जो आएगा दैट विल बी 1200 600 डिवाइड बाय 1800, यहाँ पे किलो ओम बच जाएगा खाली ना। तो ये आपके पास 3 आ गया और ये आपके पास 400 आ गया। तो 400 तो टाउ कितना आ गया आपके पास 2.5 400 इंटू 1000, ओके। और यहाँ पे डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6, तो यहाँ पे ये कट गया आपके पास, सिर्फ एक 10 बच गया। यहाँ पे ये आपके एक और 10 आ गया, ये टोटल 1 आ गया। टाउ कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। तो अगर आप देखेंगे किस टाइम पे करंट आपके पास में हाफ हो जाएगा, तो उस वाले टाइम पे क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, बिकॉज आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास आई नोट द टाइम आफ्टर विच द करंट टू कैपेसिटर बिकम हाफ। तो पहले आई नोट था आपके पास, t इज इक्वल टू 0 पे करंट था, हाफ हो जाएगा तो ये वैल्यू आई नोट बाई 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बना आपके पास ln2 इज इक्वल टू टी बाई टाउ, तो t की वैल्यू कितनी आएगी ln2 आ गई। ln2 ऐसी वैल्यू नहीं है, मतलब सी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। फिर आपसे क्या बोला करंट थ्रू 600 ओम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप इस पर पोटेंशियल लिख लीजिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, आप ऐसे लिख सकते हैं इसका जो पोटेंशियल था दैट इज v इज इक्वल टू v नॉट ब्रैकेट है 1 बाई सी टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। क्लियर। यहां से आप v नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v नॉट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो टोटल 48 था आपके पास में, तो इसके इससे कितना आएगा आपके पास, इसके इससे जो आएगा, तो आपने ऐसे किया 600 डिवाइड बाय 1800 मल्टीप्लाई 48, जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में गिरेगा ना आपके पास, तो यहाँ पे कट गया 3, दिस इज 16 वोल्ट। तो आपकी इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू 16 1 माइनस टी टू द पावर माइनस टी, टाउ की वैल्यू तो 1 है ही। और करंट चाहिए ना आपको, तो आप करंट के लिए आप इसे डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपके पास जो करंट आएगा, करंट ही पूछ रहा है ना ये करंट, तो करंट के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो बात बन जाएगी। तो मैंने क्या 16 बाय 600 और यहाँ पे 1000 और 1 माइनस टी टू द पावर माइनस टी, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है आप सोल्व कर दीजिए, 2 8 2 3, ओके। दिस इज अगेन 80/3 1 माइनस टी टू द पावर माइनस टी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, डी। तो 3 ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन ए बी एंड डी। आफ्टर 26 सिंपल सवाल है, इसमें क्या बोला गया, वाईडीएससी का सेटअप बना लिया, इसकी इंटेंसिटी कुछ आई नोट है इस वाली स्लिट की, इसके यहाँ पे कुछ स्क्रीन लगा दिया तो यहाँ पे आई नोट बाई 2 बची, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या पूछा गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन विल डिक्रीज। ऑब्वियसली जब यहाँ पे आई नोट थी, यहाँ पे आई नोट सेंटर 4 आई नोट बन रही थी, अब इसकी आई नोट बाई 2 है, तो ऑब्वियसली कुछ कम बनेगी, मतलब 4 आई नोट से कम ही बनेगी ना, चाहे मैक्सिमा बने मिनिमा बने, उसके बीच में कुछ सेंटर में कुछ और हो सकता है शायद,
तो कुछ भी हो सेंटर पे, पर मैक्सिमा पहले थी 4i0 से तो कम ही कम होगी, तो ए ऑप्शन सही हो गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज विल इंक्रीज, ये बात सही है, बिकॉज मिनिमा पे जो इंटेंसिटी बनती है वो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर बनती है। पहले अगर आप देखें ये आई मिनिमम आता है ना YDSC में, पहले दोनों बराबर थी, 0 बन रहा था, अब एक I0/2 है आपके पास, तो नेट 0 नहीं है, कुछ वैल्यू आएगी, तो आपके पास जो डार्क की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब कंप्लीट डार्क दिखाई ही नहीं देगा। फ्रिंज विड्थ रिमेन चेंज, फ्रिंज विड्थ के अंदर जो फॉर्मूला आता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d आता है, इससे का एक्सप्रेशन आता है, तो इसमें कुछ बदला ही नहीं है आपके पास, तो फ्रिंज विड्थ सेम का सेम रहेगा। फ्रिंज पैटर्न भी शिफ्ट टुवर्ड द कर्व स्लिट, आपको पता है जिस तरफ हम स्लिट लगाते हैं जो पैटर्न है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सेंटर मैक्सिमम ऊपर चला जाएगा ना थोड़ा, बिकॉज इसकी वजह से कुछ पाथ आ जाएगा, तो जिस तरफ आप स्लिट लगाते हैं उस तरफ मूव करता है, तो ये बात सही है। चारों ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। 25 प्रॉब्लम या तो आप नोडल से कर लीजिए ना, नोडल से करेंगे तो यहाँ पे 0 मान लेना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे x मानना पड़ेगा, यहाँ पे y मानना पड़ेगा, यहाँ पे z मानना पड़ेगा, तो कई वेरिएबल है, थोड़ा लेंथी हो रहा है, पर नोडल से किया जा सकता है। अब सिमेट्री देखेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा सवाल। आप ये समझिए कि मान लो इसमें कुछ करंट I1 जा रहा है इस वाले में, तो यहाँ से आएगा भी I1, ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ से जो जाने की सिमेट्री थी, मान लो करंट जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें कुछ I1 गया होगा, तो लेते वक्त भी ऐसी सेम सिमेट्री है, इसके बाद में 6 4 थे, यहाँ पे भी 6 4 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो लेगा भी इससे I1, इसका मतलब क्या, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो फिर खत्म हो गया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना 2, तो इससे कितना करंट आ जाएगा 2/6, तो कितना आ जाएगा 1/3 एम्पियर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/6 एम्पियर। तो क्या क्या पूछा इसने, करंट थ्रू ईच सेल से अगर आप देखेंगे तो इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, तो ईच सेल से, इससे 1/6 है, उससे 1/3, तो ईच सेल से तो नहीं है 1/6। करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस इज 1/6, सही बात। 3 ओम से 1/3, सही बात। करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज 0 होना चाहिए, और उसमें 1/2 लिखा हुआ है, इसमें दो ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। 28 आपके पास में एसी का सवाल है, इसमें बोल रहा है कि इनिशियली आपके पास में 2 एलिमेंट थे सर्किट के अंदर, कौन कौन से थे, एक इंडक्टर था और एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, और आपको ये बताया गया कि इसका जो पावर फैक्टर है वो 60 डिग्री है, मतलब पावर जो एंगल है वो 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास R होगा और ऊपर की तरफ आपके पास ऐसे कुछ L होगा, एक्सएल होगा, सॉरी L नहीं होगा, ये एक्सएल होगा, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सएल की वैल्यू आएगी वो कितना है, R√3 आ जाएगा। इसमें जो करंट है वो इतना है, तो मैंने क्या लिखा, करंट की वैल्यू कितनी है, 12 डिवाइड बाय टोटल आर कितना हो गया आपके पास, 2R हो गया ना, इसका आर इक्विवेलेंट 2R हो गया, यहाँ पे जेड की वैल्यू जेड इज इक्वल टू 2R हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.05, ओके, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड 0.05, यहाँ पे 100 आ गया, ये 20 आ गया, और ये 120 ओम आ गया, तो आर की वैल्यू तो 120 ओम है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, आर की वैल्यू 120 ओम। अगर आप इंडक्टेंस की वैल्यू एल की वैल्यू निकालते हैं तो क्या ओमेगा एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 120√3, क्योंकि एक्सएल ओमेगा एल होता है ना, ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी पता है आपको 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा 2πf हो जाता है, 100 पाई एल इज इक्वल टू 120√3, तो आप सोल्व करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.66 हेनरी, ठीक है। अब आपको फिर सर्किट में क्या बोला गया, ये कैपेसिटर लगा दिया आपने, उससे क्या हुआ, कैपेसिटर लगाने से वापस करंट और वोल्टेज से सेम फेज में आ गया, इसका मतलब नीचे एक्सी की तरफ आ गया होगा, एक पहले आर है फिर एक एक्सएल है, यहाँ पे एक एक्सी और आ गया, अब क्या हो गया, ये दोनों कट गए होंगे, मतलब इन दोनों की वैल्यू नेट 0 होगी, इस वजह से तो आपके वोल्टेज और करंट सेम फेज में आए होंगे, इसका मतलब क्या एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा, तो एक्सी की वैल्यू क्या आती है 1/ωc इज इक्वल टू एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू कितनी है 120√3, ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा कितना है 100 पाई, आप पुट कर लीजिए, तो सी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी 15.37 माइक्रोफैराड। थोड़ा कैलकुलेटिव था पर सवाल सिंपल था, तो दो इसके 3 ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए बी एंड सी। प्रॉब्लम 29 बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल इरोडोव के अंदर है, उस सवाल थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे पूछा गया। सवाल में क्या ऐसे यहाँ पे डिस्क रखी हुई है ना, ऐसे डिस्क, और ये फिक्स है डिस्क, मतलब ये रोटेट नहीं कर सकती, ये फिक्स है, यहाँ पे ऐसे रस्सी है, यहाँ पे ऐसे ब्रोकर, सब एक प्लेन के ऊपर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, फिर आपने इसको वेलोसिटी दी है, तब क्या होगा, ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे करते करते ऐसे करते करते फिर पूरा लिपट जाएगा इसके ऊपर, इस तरीके का सवाल है। तो आपसे ये पहला तो ये पूछा गया कि कितने टाइम बाद में ये ऑब्जेक्ट इसको हिट करेगा, तो कैसे मूव करेगा पहले ये समझ लो, ये पहले ऐसे जाएगा, रस्सी की लेंथ कम होगी, फिर फाइनली ऐसे जाके यहाँ पे पूरा लिपट जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, इस बात को फील कर सकते हैं। टेंशन जो होगा, टेंशन वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पे किसी भी स्टैंड पर अगर देखें, यहाँ पे जैसे अगर होगा तो वेलोसिटी इधर होगी, ये इधर होगा, टेंशन हमेशा क्या रहेगा इसके 90 डिग्री। इसका मतलब स्पीड क्या रहेगी इसकी
स्पीड कांस्टेंट रहेगी। पहली बात तो ये चमकनी चाहिए आपको। अब फिर टेंशन इस वाले इंस्टेंट पे भी ऐसे लग रही है, हर एक इंस्टेंट पे जब भी टेंशन होगी वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। आप देखिए, आप कोई भी एक रस्सी दीजिए, से पत्थर को ऐसे आप कुछ भी वेलोसिटी दीजिए, तो वो जो पत्थर की वेलोसिटी होगी आपके पास में वो रस्सी के परपेंडिकुलर होगी आपके पास। तो स्पीड क्या रहेगी आपके पास, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फिर इसका जो टाइम पूछा गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान ले कुछ यहां पे था, फिर लिपट के कुछ यहां पे आ गई रस्सी, ऐसे ये रस्सी कुछ लिपट के यहां पे आ गई, तो ऐसा बच रहा होगा ऐसा, और ये जो लेंथ बच रही होगी वो कितनी बच रही होगी, ये वाला तो थीटा मान ले, तो ये लेंथ कितनी बचेगी, एल माइनस आर थीटा। ये वाली लेंथ एक बार एल मान लेते हैं, इस लेंथ का नाम एल रख दिया, एल माइनस आर थीटा तो होगा आपके पास। तो आप ओमेगा क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे 0.4 डिवाइड बाय एल माइनस आर थीटा। क्लियर। ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा को लिख दीजिए आप डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। तो ये यहाँ पे चला जाएगा 0.4 डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा एल माइनस आर थीटा और डी थीटा। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। तो अब आप ये देखिए कि टाइम 0 से फाइनल टाइम t जब पूरा लिपट जाएगा तब कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, तो r इंटू में थीटा डैश, ये जो फाइनल पूरा लिपटेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, l के, तो थीटा डैश कितना आ गया, l बाय r। अब आप पुट कर देते हैं 0.4 t, इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या बना, l थीटा माइनस r थीटा स्क्वायर बाय 2। इसकी वैल्यू पुट कीजिए 0.4 t l, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, एल बाई आर, लिमिट 0 से लेके थीटा डैश है ना आपके पास, तो एल बाई आर माइनस यहाँ पे कितना बन जाएगा आर, एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 बन जाएगा। क्या क्या साफ हो रहा है, ये यहाँ पे साफ हो रहा है। तो टोटल वैल्यू जो है 0.4 t इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2r, एल स्क्वायर बाय 2r। तो 0.4 t इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.8, तो 0.8 इंटू 0.8 बाई 2 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू गिवन है कि रेडियस इसकी, रेडियस कितनी है समझ 0.2, इसको लिख दिया 0.2। अब आप यहां से निकाल लीजिए, ये तो कितना बच गया 2 बच गया, ये यहां पे हो गया और ये यहां पे 4 बच गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकेंड। इज इट क्लियर, ठीक। फिर बोला एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ विल रिमेन कांस्टेंट। इस वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट घट रहा है ना, लेंथ घट रही है, एंगल भी चेंज हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, गलत बात। फिर बोला एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ विल डिक्रीज टिल द पार्टिकल हिट, सही बात है, डिक्रीज कर रहा है बिकॉज रेडियस कम होती जा रही है आपके पास में, तो एंगल में कुछ चेंज हो रहा होगा पर वो घट ही रहा होगा लगातार। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, सही बात। अब कई बार लोगों को डाउट आता है सर टोर टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी होता है ना, आप बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा है, टोर्क आ रहा है, टोर्क कहां आ रहा है, इस टेंशन का टोर्क तो इस सेटअप पे 0 होगा, तो किसका टोर्क आ रहा होगा, सुनना मेरी बात को, अगर ये यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, अगर जैसे आपने अगर आप इसको सिर्फ एक सेंटर पे फोर्स लगाए इस डिस्क के, तब क्या होगा डिस्क घूम जाएगा। अभी क्या डिस्क घूम नहीं रहा, डिस्क घूम नहीं रहा, क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पे भी आपने क्लिप लगाए होंगे, यहाँ पे भी हिंज किया होगा, यहाँ पे मतलब की या फिर नेल्स वगैरह कुछ लगाई होगी, तो उसका कुछ फोर्स लग रहा होगा ना इस तरफ, उस फोर्स के से टॉर्क आ रहा होगा, उसकी वजह से अगर आप देखें टाउ नेट इसके अबाउट 0 नहीं आएगा, टाउ नेट कुछ ना कुछ आएगा, इस वजह से डीएल बाई डी टी कॉन्स्टेंट या फिर डीएल बाई डी टी 0 नहीं है, डीएल बाई डी टी इज नॉन जीरो, डीएल बाई डी टी नॉन जीरो बिकॉज एल बदल रहा है। अब ये बात टॉर्क से कैसे समझे, किस चीज का टॉर्क आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने इस डिस्क को होल्ड करके रखा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स आपने लगाए होंगे, उसका टॉर्क वहां पे आ जाएगा। तो इसके बढ़िया सवाल है ये, इसका ए ऑप्शन सही हो गया आपके पास, सी सही हो गया और डी सही हो गया। क्लियर। तो प्रॉब्लम नंबर 30 आपके पास में आपको कुछ मतलब कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, आप बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे और थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे तो बात बन जाएगी। आपका सेटअप गिवन है कि ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे है, फिर पूछ रहा है कब इमेज रियल बनेगी, कब वर्चुअल बनेगी, सब बातें कर रहा है। तो मैंने लिखा μ2 बाई वी, ठीक है, माइनस μ1 बाई यू की वैल्यू नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय आर। सबसे पहले में पूछा अगर n1 बड़ा है आपके पास में, अगर n1 बड़ा है n2 से, अगर n1 बड़ा है आपके पास n2 से, तो यह टर्म दोस्त क्या बन गई तेरे पास, नेगेटिव बन गई। क्लियर। और ये इधर जाएगा आपके पास, तो n2 बाई वी कितना बन जाएगा, माइनस n1 बाई यू माइनस सॉरी प्लस n2 माइनस n1 बाई आर। तो यह टर्म तो नेगेटिव है ही और यह टर्म भी नेगेटिव है, तो v भी कैसा होगा तेरे पास नेगेटिव, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। सही बात है, कोई भी वैल्यू होगी u की वर्चुअली बनेगी। फिर आपसे बोला गया इफ n2 इज इक्वल टू 2n1, n2 इज इक्वल टू 2n1 सेकंड वाले केस में, तो अब आप क्या लिखेंगे μ2v प्लस n1u, n2 इज इक्वल टू n1 तो कितना बन जाएगा n1 बाय r, ठीक।
और तो N2/V कितना है आपके पास, N1/R माइनस N1/U। अब इसने क्या बोला, R बड़ा है, R बड़ा है किससे, U से। अगर R बड़ा है U से तो यह टर्म छोटी होगी और यह टर्म बड़ी होगी, तो V की वैल्यू क्या आएगी तेरे पास, नेगेटिव आएगी। तो इसमें इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक, सी इमेज इज रियल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ यू, ये बात तो गलत है, अभी देख लिया, रियल तो आई नहीं रही, वर्चुअल भी आ रही है आपके पास, तो सी गलत हो गया। फिर इसने बोला इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, पर ये वाली वैल्यू क्या आपके पास, नेगेटिव। डी ऑप्शन में ये वाली पॉजिटिव और ये वाली क्या, नेगेटिव। तो इमेज इज ऑलवेज रियल, ये वाली बात गलत है, बिकॉज ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना किसकी वैल्यू कितनी कितनी है। दो ऑप्शन सही हुए, कौन कौन से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो आपके पास में ये ऐसा सवाल है, उसमें लैम्डा है वो टाइम का फंक्शन है, इंटेंसिटी भी टाइम का फंक्शन है, और जो थ्रेशोल्ड जो आपके पास वेवलेंथ है, जो लैम्डा मैक्सिमम है वो है 3700। तो मैंने वर्क फंक्शन पूछा, तो वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन होगा hc डिवाइड बाय लैम्डा मैक्सिमम। तो आप ये सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके वर्क फंक्शन कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी 3.35 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा कैलकुलेटिव है पर आ जाएगा, वर्क फंक्शन आ गया। फिर इसने बोला एट t इज इक्वल टू 0 फोटो करंट विल बी 0। या फोटो करंट तब आना शुरू होगा जब आपके पास लैम्डा इससे कम होगा, जब लैम्डा इससे कम होगा। तो हम देखते हैं ये वाला लैम्डा बनने में कितना टाइम लगेगा, बिकॉज t इज इक्वल टू 0 पे लैम्डा कितना 1000 एंगस्ट्रॉम, तो t इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर देखते हैं किस टाइम पे निकलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, जब ये वाली वैल्यू लैम्डा कब बनेगी, देखते हैं। तो 1000 e⁻ t/10, तो ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे साफ हो गया। तो यहाँ पे 3.7 e⁻t/10, यहाँ सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 5 सेकंड आपके पास, कितनी आएगी, 5 सेकंड। मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बीच में जो आपके पास लैम्डा होगा वो किससे बड़ा होगा, आपके पास 3700 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो आपके पास कौन कौन सा, मतलब बी सही हो गया, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, फोटो करंट इज 0, ये बात भी सही है। पर डी बोला t इज इक्वल टू 20 पे, नहीं, t इज इक्वल टू 20 पे जो वेवलेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी 3700 से, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। तो इसके तीन ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए बी एंड सी। 32 आपसे पूछेगा कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव निकालने का तरीका बता रखा है आपको। आप ऐसे कीजिए, डेल एफ एक्स डिवाइड बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। अगर ऐसा आ रहा है तो फोर्स कंजर्वेटिव है, और अगर ऐसा अगर नहीं आ रहा तो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो आप पहले ऑप्शन में ट्राई करेंगे। ए ऑप्शन क्या है आपके पास, ए है 2xy i कैप प्लस x² j कैप। इसमें चेक करता हूँ, ये एफ एक्स है, इसको y की टर्म में डिफरेंशिएट किया तो कितना बनेगा, 2x बनेगा। ये एफ वाई है, इसको x की टर्म में करते कितना आ रहा है तेरे पास, दिस विल बिकम x की टर्म में 2x आ रहा है, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब a कंजर्वेटिव है। b में ऐसे तू चेक कर ले, b कितना है y3, ऐसे तो चेक करता रहे, सिंपल है, मैं कर देता हूं। तब ये बन जाएगा xy² j कैप, तो इसको x की रिस्पेक्ट में करेगा 0 आएगा, सॉरी इसको y की रिस्पेक्ट में करेगा तो कितना आएगा 3y², ठीक है। इसको x की रिस्पेक्ट में करेगा तो कितना आएगा y², बराबर नहीं आया, मतलब ये कंजर्वेटिव नहीं है। थर्ड ऑप्शन अगर तू देखेगा सी ऑप्शन, तो y i कैप प्लस x j कैप, इसको y की टर्म में कर 1 आएगा, इसको x की टर्म में कर 1 आएगा, बराबर आ रहा है, मतलब c कंजर्वेटिव है। d में अगर तू देखेगा तो क्या है तेरे पास, डी ऑप्शन है 2xy² i कैप माइनस x² y² j कैप। तो इसको अगर तू y की रिस्पेक्ट में करेगा तो कितना आएगा तेरे पास 4xy, अच्छा, और इसको अगर x की रिस्पेक्ट में करेगा तो कितना आएगा तेरे पास 2xy², तो बराबर नहीं आ रहे। तो दो फोर्सेस कंजर्वेटिव हो गए, ऑप्शन ए वाले और ऑप्शन सी वाले। तो एक बात ध्यान रखना, ये कंडीशन है कंजर्वेटिव फोर्सेस को निकालने की, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। तो 33 में आपसे बोला गया, मतलब आपको सर्किट डायग्राम दिखा दी, ये दोनों आइडियल है ना वोल्टमीटर पे, इससे करंट नहीं जा सकता। आपको बोला गया लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना है इस पूरे सर्किट में। सर्किट में अगर आप देख रहे होंगे तो वो कितना आएगा आपके पास, फ्लक्स लिख दिया, फ्लक्स कितना है पाई a² b0 t। फिर इसके ईएमएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास पाई a² b0, ये आपके पास इसका ईएमएफ आ गया, सही हो गया। फिर आपको बोला गया द रीडिंग ऑफ V1, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1। तो यार मेरी बात सुन, इस वाले लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस 0 है, इस वाले लूप के अंदर, तो इस वाले में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा सिर्फ इसके जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसके उसी की वजह से आ रहा होगा। इस लूप में चलने से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा पूरे में। तो जो V1 आएगा, V1 किसके बराबर है तेरे पास, I इंटू में R1, I इंटू में R1, इस सेकंड में कुछ करंट आ रहा होगा ना I, और V2 तो देखा तो कितना है तेरे पास I इंटू में R2। I की वैल्यू लिख दे, I की वैल्यू कितनी है पाई a² b0 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और ये R1 ये यहाँ पे R2 आ गया तेरे पास। तो बात बन गई V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू आएगी, I की वैल्यू लिख दे पहले
R1 मल्टीप्लाई कर दे, कर दिया तो ये सही हो गया। V2 में अगर देख रहा है तो R2 आना चाहिए था, पर R1 लिखा हुआ है तो वो गलत हो गया। डी में बोला V1 V2 बराबर है, ये बात भी गलत होगी। तो दो ऑप्शन सही हो गए इसके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। 34 में आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक आपका शेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्यू चार्ज है। अगर आप इन दोनों को छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा, यहाँ पे छोटा सा होल है तो यहाँ पे ऐसे मूव कर जाएगा, पर यहाँ तक तो इसे फोर्स आ, जैसे इसके अंदर एंटर करेगा तो आपको पता है एक नॉन कंडक्टिंग शेल के अंदर जो ये फाई होता है वो 0 होता है, तो यहाँ से लेकर जब आगे तक मूव कर रहा होगा तब आपके पास में इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, पर दोनों मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा होगा और ये भी मूव कर रहा होगा। सबसे पहले पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट टिल इट हिट द पॉइंट, ये वाला पॉइंट का नाम बी है ना, जब तक ये बी पॉइंट पे हिट करेगा तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल, दोनों मूव करेंगे ना आपके पास, तो मान लो ये कुछ एक्स डिस्टेंस आगे मूव कर गया, ये कुछ एक्स आगे मूव कर गया, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, डेल्टा एक्सीएम 0 होना चाहिए, बिकॉज एफ एक्सटर्नल 0 है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे, एम इंटू में एक्स वो मूव किया माइनस एम इंटू में ये कितना मूव करेगा आपके पास, दिस विल बी 2r माइनस एक्स बचेगा आपके पास, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, एम एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 2mr, तो यहां से ये एम 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 के पास साफ हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, r आ गई, तो ये r डिस्टेंस मूव करेगा इस तरीके, पर इसमें 5r/2 बोला, इस वजह से वो सही नहीं है, ये 2r माइनस नहीं, तो 3r माइनस एक्स आएगा ना, ये टोटल डिस्टेंस कितनी 3r थी, तो ये कितना का 3r माइनस एक्स, तो ये कितना बन जाएगा तेरे पास, सॉरी 3r माइनस एक्स, तो एक वैल्यू कितनी आएगी तेरे पास 2mx इज इक्वल टू 3mr, m ने m को मार दिया, x की वैल्यू कितनी है 3r/2r, क्योंकि बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, सेम मास है, टोटल डिस्टेंस 3r, तो वो ट्रैवल करेगा आपके पास में 3r/2 और ये भी करेगा 3r/2, सही हो गया। तो इसने बोला 5r/2, इस वजह से ए मैच नहीं किया। स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज व्हेन इट हिट द शेल, द स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज व्हेन इट हिट द शेल, तो कैसे निकालेंगे आप, एनर्जी में देख लीजिए, इनिशियल पोटेंशियल लिखी कितनी थी, तो मैंने लिखा इनिशियल पोटेंशियल थी माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाय 2r, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल अगर आप देखें तो माइनस के क्यू क्यू बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी v मान ली और उसकी भी v होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इसका और हाफ एम वी स्क्वायर इसका, बिकॉज वेलोसिटी सेम होगी ना और मास सेम है, मोमेंटम भी कंजर्व करना है तो वेलोसिटी सेम होगी, तो दोनों की वेलोसिटी आएगी आपके पास, ये आ गया टर्म आपके पास, तो यहां से कितना है के क्यू क्यू डिवाइड बाय 2r इज इक्वल टू, यहाँ पे m आ गया, ये ऐसा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, तो ये वेलोसिटी ठीक है, तो ये मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला टाइम टेकन बाय द पॉइंट चार्ज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब देखिए यार, जब ये ए वाले पॉइंट पे जैसे अंदर एंटर करेगा उसके बाद स्पीड नहीं बदलेगी, मतलब जब हिट करते वक्त जो स्पीड थी वही स्पीड यहाँ पे होगी आपके पास, मेरी बात सुनिए, यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रही है, इसके बाद स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, ये भी कांस्टेंट से, जैसे ही यहाँ पे एंटर हो गया तो ये भी v से जा रहा है इधर, ये भी v से जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा आपके पास, तो टाइम क्या बोलेंगे 2r डिवाइड बाय v रिलेटिव कितना आएगा 2v, तो टाइम इतना लगेगा, टाइम आएगा बस r/v, तो r/ और v की वैल्यू कितनी है तेरे पास, √k/q √2mr, ऐसा रिजल्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो सी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शेल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कब आई, जब अंदर एंटर हो गया, तो अंदर एंटर होने के बाद में टोटल 2r चलना है, ये भी इधर v से जा रहा है, ये भी इधर v से जा रहा है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, r इससे आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, बिकॉज ये भी v से जा रहा है, ये भी v से जा रहा है, टोटल कितनी चलनी है 2r, तो रिलेटिव 2r चलना है आपके पास, तो ये क्या करेगा, ये यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा r, इतने में ये शेल यहां पे पहुंच जाएगी ऐसे, तो आपके पास डी ऑप्शन सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अच्छा सवाल है, एक बार आप इसे ढंग से देख लीजिएगा। 35 सबसे बढ़िया सवालों में से एक है, इस पेपर में जो 3-4 सवाल बढ़िया हैं उनमें से एक है ये सवाल। तो इस सवाल में क्या करा हमने, सेटअप है, हमने इसको मीन पोजीशन से इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसे एक्स इधर शिफ्ट कर दिया, अगर इधर शिफ्ट कर दिया तो एफबीडी बनाते हैं, अगर हम इस प्लेन का, तो इधर कुछ kx फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके पास f, और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे इस जो आपका डिस्क है जो सेंटर है उस पे इधर आगे की तरफ लग रहा होगा, तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इसका एक्सेशन इस तरफ मान लेते हैं कुछ a1 और इस स्फीयर का इस तरफ मान लेते हैं कुछ a2, ठीक है, ये इधर x शिफ्ट किया था, ये a2 है आपके पास में स्फीयर का, a1 इसका, तो क्या लिखेंगे पहली इक्वेशन kx माइनस f इज इक्वल टू ma1, ट्रांसलेशन की इक्वेशन प्लेन के लिए, इसके लिए f इज इक्वल टू ma2 ट्रांसलेशन की इक्वेशन स्फीयर के लिए, फिर हम रोटेशन की लिखूंगा तो f इंटू में r इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 इंटू में अल्फा,
क्लियर? ये रोटेशन की इक्वेशन होगी आपके पास इसकी सिलेंडर की। फिर अगर आप लिखेंगे तो एक इस वाले पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं हो रहा तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा ऐसा है तो नेट क्या बनेगा, इस वाले का जो एक्सेलरेशन दैट इज a2 प्लस अल्फा r इज इक्वल टू a1। ये इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 ये 4 इक्वेशन है। इसी से हमें जो भी करना है वो करना है। सबसे पहले तो टाइम पीरियड पूछा ना, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम किया जाए, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल जाए। अल्फा की वैल्यू कितने तेरे पास, a1 माइनस a2 डिवाइड बाय r, a1 माइनस a2 डिवाइड बाय r, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। तो f की वैल्यू कितनी है तेरे पास, f की वैल्यू आ गई m a1 माइनस a2 डिवाइड बाय 2, f की वैल्यू ये आ गई। f की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो कितना आएगा, m a1 बाय 2 माइनस m a2 बाय 2 इज इक्वल टू m a2। ठीक है, तो यहां से कितना है तेरे पास, m a1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 m a2। ये साफ हो गया आपके पास, m से m साफ हो गया। तो a2 की वैल्यू कितनी है, a1 बाई 3 आ गई a2 की वैल्यू। इतना सही किया ना, वहां पे गया 3 बाई, ठीक है। a2 की वैल्यू आ रही है a1 बाई 3। अब क्या पूछा इसने, इसमें पुट कर देते हैं थोड़ा, मतलब हमें पहले a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं x की टर्म में, फिर वहां से ओमेगा मिल जाएगा। तो मैंने लिखा f kx माइनस f कितना है m a2, तो कितना हो गया m a1 बाई 3, यहाँ पे कितना है m a1 प्लस m a1 बाई 3, तो टोटल कितना गया 4m a1 बाई 3। ठीक है, तो यहां से a1 कितना है तेरे पास 3 बाई 4 kx डिवाइड बाई m। क्लियर? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा आ गया अंडर रूट 3 बाई 4 k बाई m। तो ये आपके पास इसका ओमेगा है आपके पास ना, सही किया ना ये, हाँ ठीक है। अब इसने क्या पूछा, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना हुआ तेरे पास, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू 4m डिवाइड बाई 3k। तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। बी में तुझसे क्या बोला गया, ये हो गया। अच्छा, अब हमें बी ऑप्शन में क्या पूछा गया, फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड सिलेंडर व्हेन एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम। एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब आपके एम्पलीट्यूड पे होगा। तो एम्पलीट्यूड पे कितना एम्पलीट्यूड है वो कैसे चेक करें, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है, तो मैंने क्या लिखा, v इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई ओमेगा, उसकी वैल्यू कितनी है 3 बाई 4 k बाई m। तो यहां से बस एम्पलीट्यूड कितना आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड इज रूट 4 बाई 3 m बाई k, और ये v आ गया तेरे पास ना, ये इसका एम्पलीट्यूड आ गया। अब हमने क्या पूछा गया कि फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया ना, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे अगर हम एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं इस पोर्शन को थोड़ा मिटा देता हूं ना, थोड़ी सी मिटा देता हूं इस चीज को, ये पोर्शन मिटा देता हूं, ये हमने सोल्व कर लिया, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे ताकि आगे प्रोसीड कर लें। तो आपको पता था कि अभी जो a2 आया, a2 किसके बराबर आया आपके पास, a1 बाई 3 के बराबर आया। अब आपसे फ्रिक्शन पूछा है जब आपके पास एक्सेशन मैक्सिमम होगा, मतलब जब x की वैल्यू सवाल में गिवन है आपको, क्योंकि सॉरी x की वैल्यू हमने निकाल ली, वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। तो मैंने क्या लिखा, k अंडर रूट 4m बाई k इंटू में v, ये वाली टर्म आ गई kx माइनस f इज इक्वल टू m a1। अब इसका क्या किया जाए यार, तो ये f की वैल्यू पता है आपको, f की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो f की वैल्यू निकालना क्या है, इसके अंदर हमें फ्रिक्शन निकालना है ना, तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि f की वैल्यू आपके पास है m a बाई 3, f की वैल्यू कितनी है m a1 बाई 3 ना, बिकॉज a2 किसके बराबर था, a1 बाई 3 के बराबर। तो यहां से क्या करते हैं, m a1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, m a1 की वैल्यू कितनी है 3f, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 4f हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई k बाई 4 अंडर रूट 4m बाई 3k इंटू में v। ऐसा कोई एक्सप्रेशन है क्या, देखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी, ये बन जाएगा v और यहाँ पे 2 आ जाएगा v बाई 2 रूट एम के बाई 3, सही। तो ये बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। फिर सी में क्या बोला गया आपको, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो हम निकाल चुके हैं, फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एक्सेलरेशन ये भी निकाल चुके हैं। तो ए और बी इसका सही आंसर है। तो सवाल अच्छा था, आपको एक बार इसे गो थ्रू करना चाहिए। तो आपको सवाल में ऐसे इंकाइंड में ब्लॉक्स रख दिए, ठीक है, और आपको क्या क्या बोला गया, इस ए ब्लॉक पे मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, कितनी लेंथ को चेंज किया आपने, 10 सेंटीमीटर चेंज किया। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, के इंटू में एक्स, तो कितना बनेगा 200 और 10 और यहाँ पे 100, तो साफ होगा, कितना बनेगा 20 न्यूटन फोर्स बनेगा। अब 2 kg का डायग्राम बनाइए, 2 kg डायग्राम बनाइए, तो इधर कितना 20 न्यूटन लग रहा है, इधर एंटी साइन थीटा लग रहा है,
तो ये कितना आ जाएगा mg sin थीटा आपके पास, ये 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका एक्सीलरेशन कितना आ गया आपके पास, इसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ, नीचे की तरफ। इसके ऊपर बनाते हैं डायग्राम। तो इधर कितना हो जाएगा तेरे पास स्प्रिंग का फोर्स, दैट इज 20 न्यूटन, और इधर इसका लग रहा है वो कितना है 10 न्यूटन। तो इसका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ, इस तरफ, इसका इस तरफ। अगर आप ए रिलेटिव की बात करें, रिलेटिव एक्सीलरेशन, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेशन आपके पास आएगा m इंटू में 15 माइनस m इंटू में 5, बिकॉज इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, डिवाइड बाय टोटल मास 2m। ये साफ हो गया आपके पास। तो इसकी वैल्यू कितनी की 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसने क्या पूछा, रेशो पूछा, मतलब रिलेटिव एक्सीलरेशन का, सेंटर ऑफ मास का। तो रेशो कितना आ जाएगा तेरे पास 4। तो इसका आंसर क्या हो गया तेरे पास 4 हो गया। 37 थोड़ा ठीक सवाल है। आपसे बोला कि इसको कितनी वेलोसिटी दे ताकि ये डिटैच हो जाए। इसको डिटैच होने की जो टेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल mg sin 30। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, m की वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा 15 न्यूटन टेंशन चाहिए आपको। क्लियर। तो इस रस्सी में टेंशन 15 न्यूटन करना है, वेलोसिटी आप देंगे तो उस वाले केस में क्या होगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस 10 t माइनस mg इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। ये m इसका मास है। टेंशन की वैल्यू कितनी है 15, तो मिलकर इसको 5, m की वैल्यू कितनी 1, v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और r कितना है, ये वह डिस्टेंस है। अब ये कैसे निकालें आपके पास, ये आपको गिवन है 10 और ये 30 डिग्री एंगल, तो 5 हो जाएगा। तो एम वी स्क्वायर बाय आर 5 हो गया। तो v की वैल्यू कितनी है तेरे पास 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो गया 5, इसका आंसर हो गया। तो ये सेटअप है। आपसे ओ वाले पॉइंट के ऊपर आपसे मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा। तो सवाल तो सिंपल थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब पता है फाइनाइट वायर की जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है आपके पास, फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई I by d इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है। तो यार इसकी वजह से जो MFI आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसकी वजह से अंदर की तरफ आती है। दोनों आपस में एक दूसरे को मतलब अपोज कर रहे हैं। तो एक को इसकी वजह से जो आएगा इतना वजह, इसको हटा के इसको आई माना जा सकता है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो इसकी वजह से किस तरफ आ रहा है आपके पास, बाहर की तरफ आ रहा है, और इसकी वजह से अंदर की तरफ आ रहा है, और दोनों बराबर ही होगा आपके पास। तो इसको एक को हटा के यहाँ पे सिर्फ आई मान लो। अच्छा, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी किया जा सकता है, इसको हटा के यहाँ पे कितना मान लो, आई मान लो। ठीक है, अब भी थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया ना आपके पास में। अब हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे हम इसकी वजह से निकालते हैं। इसकी वजह से किस तरफ आएगा, इस वाले इसका नाम रख देते हैं ना कुछ, पी क्यू आर और एस। सबसे पी क्यू की वजह से निकालते हैं। तो पी क्यू वजह से किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी, डी लिख रहे हैं बड़ी डिस्टेंस को, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, -45 से +45। क्लियर। तो ये आया म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी, ये ऊपर √2 बन जाएगा ना, 1/√2 1/√2 आपके पास √2 बन जाएगा। ये PQ की वजह से आया, किस तरफ आ गया, बाहर की तरफ। डन, PQ हो गया। ये वाली वायर कर दी। इसकी वजह से देखते हैं आप, अगर आप R इंफिनिटी और R की वजह से देख रहे होंगे, इंफिनिटी से R, ये वाली वायर, तो इसके से किस तरफ आ रहा है आपके, अंदर की तरफ आ रहा है। तो आप कहेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा। लिमिट्स कहां से कहां तक, -90 डिग्री से -45 डिग्री। तो आप ये सोल्व कर लीजिए। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी, ये साइन थीटा बन जाएगा आपके पास। साइन थीटा आपके पास कहां से कहां तक, -45 डिग्री ना, तो ये -1/√2 और ये बन जाएगा प्लस। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गया। किसकी वजह से, इसकी वजह से किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है जी, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, इसकी वजह से चेक कर लेते हैं आप। इसकी वजह से चेक कर लीजिए क्या, Q इंफिनिटी की वजह से, Q और इंफिनिटी की वजह से। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा B का, वो किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी 1 + 1/√2, बिकॉज लिमिट्स में क्या चेंज आएगा, -90 से +45। तो यहाँ पे ये 1/√2 बन जाएगा। ठीक है, फिर आप निकालिए Q और इंफिनिटी ऊपर की तरफ, इसकी वजह से निकाला नहीं, अब इसकी वजह से निकालिए, वो भी अंदर आएगा। नीचे वाला Q और इंफिनिटी, ये अप वाला है, ये डाउन वाला है। इसके से निकालिए कितना का, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई की जगह 4i बाई डी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दिस इज अगेन 1 - 1/√2। ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ। अब आप सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे तो म्यू नॉट आई बाय पाई डी तो निकाल दिया कॉमन। ठीक है, सब में से 3, अब सबको जोड़ रहे हैं हम, पहले इनको जोड़ देते हैं आप। तो इसकी वजह से कितना आ गया आपके पास, 1 - 1/√2। ठीक है, उसकी वजह से कितना आ गया, +1/√2।
इसमें ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, तो कितना बनेगा 4 माइनस 4/√2। ठीक है, ये तो तीनों ऐड हो गए और ये सब्ट्रैक्ट होगा आपके पास। तो अगर ये आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा, 4πd बाहर निकाला है ना हमने, तो अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बनेगा, ये -√2 बनेगा। अब देखो क्या कट रहा है, ये से साफ हो गया, तो यहाँ पे कितना बना, ये 4 2 और 6, तो और 6 और यहाँ पे आ गया वेट ये -4/√2, इसकी वैल्यू कितनी आई 4 - 4, देखते हैं एक बार। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास μ0I/4πd, ये बन गया 6 - 4/√2 -√2, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है ना आपके पास। दिस इज बी नेट। अब इसको आप प्रोसीड कर लीजिए आगे। अगर आप इसे आगे प्रोसीड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, μ0I/4πd। ठीक है, इसका √2 एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, तो √2 एलसीएम लेकर तो कितना बन जाएगा 6√2, ये -4 बन जाएगा और यहाँ पे -2 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप इसको प्रोसीड करेंगे आगे, तो यह टर्म क्या बन गया आपके पास, μ0I / 2πa कर दे। 2πa क्यों किया, बिकॉज डी की वैल्यू क्या है तेरे पास a/2, और यहाँ पे क्या होगा 6 कॉमन आ जाए तेरे पास, तो ये √2 - 1 /√2। अब इसको सोल्व कर दे, जिसके बराबर लिखा हुआ है, तो वहां से अगर देखेगा तो n की वैल्यू कुछ पूछी है, तो n की वैल्यू कितनी है तेरे पास 3 आ जाएगी। तो थोड़ा सवाल में कचरा हो गया, पर इसमें सिंपल सा सवाल था, फॉर्मूला यूज करना, सिर्फ कैलकुलेशन है आपके पास। तो आई होप आप इजीली इसको कर सकते हैं। 39 में आपको बोला गया एक ट्यूनिंग फोक है और स्ट्रिंग है, वो आपस में 4 बीट्स पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रिंग की रस्सी को छोटा करते हैं तो वो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है। तो यार किसी रस्सी की जो फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल आपके पास में, और जो स्ट्रिंग की, तो वो ऑब्वियसली बोथ एंड फिक्स्ड हुआ, कुछ नहीं बोला, तो v/2l होगी, ऐसे लिखते हैं ना, v/2l आपके पास, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आप लेंथ को छोटा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, तो इनिशियल जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी थी -v/2l जो था, वो था आपके पास में 4। कैसे चेक किया सर, मतलब 4 बीट थी, ये -4 था, ये -, कैसे चेक किया, मुझे बोला कि लेंथ को अगर घटाया ना तो इससे मैच करिए, लेंथ को घटाने से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये आपके पास ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आप लेंथ को घटाएंगे तो इस वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और आप समझ में आ रहा है दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों मैच कर रहा होगा तो जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होगी वो इनिशियली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी थी आपके पास 100 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हैं ft, और 100 सेंटीमीटर मीटर में लिखते तो v/2 = कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, फिर आपको बोला गया जब इसकी नई लेंथ को 99 सेंटीमीटर बनाया गया तो ये दोनों मैच कर गए, तो उस टाइम पे कितना आ जाएगा v/2 99 × 100, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। अच्छा, अब आपको ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बताना है, तो बता देते हैं यार, ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं आप। ये वाली वैल्यू अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये v/2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास ft माइनस v/2 की वैल्यू आ रही है 99/100 ft, क्लियर, इज इक्वल टू 4। तो दिस वैल्यू विल बी ft कितना आ जाएगा आपके पास 400 हर्ट्ज। तो 400 हर्ट्ज से आपके पास इसको 80p के बराबर किया गया ना, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा। तो 39 का आंसर क्या हो गया आपके पास 5। तो अभी हम इसके लास्ट सवाल पे हैं। इसमें क्या बोला गया आपको, हीटर का जो पावर है वो 1000 वोल्ट है, वोल्टेज इतने, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, रेजिस्टेंस आएगा आपके पास v²/p, तो कितना है ये आपके पास 10 / 1000, तो कितना है 10 ओम आया ना, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास 10 ओम। ठीक है, और रेजिस्टेंस इसकी इक्वल रेजिस्टेंस कुछ R है, ये नोन नहीं है, ये R है। आपको बोला गया हीटर अभी जो पावर दे रहा है वो 65 वोल्ट दे रहा है, 62.5 वोल्ट दे रहा है। तो मैंने बोला यार v²/r होगा, इसका जो पावर हो रहा होगा वो कितना 62.5। अब रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो v आ गया तेरे पास 25 वोल्ट, मतलब इस इंस्टेंट पे यहाँ पे जो ड्रॉप आ रहा है वो कितना आ रहा है 25 वोल्ट आ रहा है। क्लियर, अब इस सेटअप का जो R इक्विवेलेंट है वो कुछ r' मान ले एक बार के लिए, फिर तो क्या लिया r' / r' प्लस 10 मल्टीप्लाई 100, इसकी वैल्यू कितनी है 25। तो ये कितना है तेरे पास 4 आया ना, तो यहाँ पे कितना है 4r' इज इक्वल टू r' प्लस 10, तो r' की वैल्यू कितनी है तेरे पास 10/3, मतलब इस पूरे सेटअप की वैल्यू 10/3 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 10r' मल्टीप्लाई 10 प्लस r', इसकी वैल्यू कितनी है 10/3,
तो यहाँ से अगर तू सोल्व करेगा तो 10 से 10 साफ हो गया तेरे पास। ओके, यहाँ पे 3r डैश इज इक्वल टू 10 प्लस r डैश एंड r डैश इज इक्वल टू 5 ओम। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5 ओम। अभी ये पेपर खत्म होता है। थैंक यू।